नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरों से। आज गृह मंत्री अमित शाह अतरौली और सहसवान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और मथुरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां सार्वजनिक सभाएं और जनसंपर्क करेंगे और साथ ही कृष्णनगरी में डोर टू डोर प्रचार करते हुए भी मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। विपक्ष की अगर बात करें तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का शामली दौरा है और अखिलेश यादव गाजियाबाद में भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी चुनाव को लेकर मायावती की आज पहली जनसभा है। बसपा सुप्रीमो आगरा में बसपा के लिए वोट मांगेंगी, तो वहीं प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड दौरे पर है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगी, जिसे उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें आज राजनीति से जुड़ी, जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बजट पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा। प्रधानमंत्री को बीजेपी ने बजट पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। सुबह 11 बजे अंबेडकर सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल जिस तरीके से आम बजट कल पेश किया गया 2022 और 23 के लिए, उसके बाद में अब आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बजट पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद आज करीब 11 बजे दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, अगर देखा जाए तो कल आम बजट पेश किया गया, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है बजट पर संबोधन के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को और सरकार को निशाने पर ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है, इस बजट में कुछ भी नहीं है। और ऐसे में बीजेपी अब इस बजट को जो है कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है बढ़ाया गया एक बड़ा कदम बता रही है बीजेपी इसे, तो अब प्रधानमंत्री बजट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का जो बजट है उसमें हमारी सोच क्या है, हमने किस तरीके से इसमें चुनावी सौगातें नहीं बांटी हैं, बल्कि हमने कोशिश ये की है कि भारत स्वावलंबी बने, भारत आत्मनिर्भर बनकर के आगे बढ़े और भारत का युवा जिस तरह से 60 लाख लोगों को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत रोजगार देने की बात की गई है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस बजट की खूबियां गिनाएंगे कि कैसे बजट किस सोच के साथ और किस मंशा के साथ इस बजट को पेश किया गया है। जी ब्रजेश जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष तो लगातार हमलावर हो रहा है कि इस बजट में, इस बार का जो बजट है उसमें आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, जो नौकरी पेशा लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनको टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, कुछ बदलाव मिलेगा, तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। उल्टे निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप ये जो है ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि 2 सालों से टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है हमने, ये क्या किसी छूट से कम है। तो ओवरऑल लोगों को दरअसल क्या है, हिंदुस्तान में लोगों को आदत पड़ी है कि सीधे तौर पर उनके हाथ में क्या आ रहा है वो ये देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं। क्योंकि पहले अगर आप 1 दशक पूर्व चले जाइए तो जो बजट होते थे लोक लुभाऊ नहीं होते थे, लोगों को पता चलता था क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। बजट को इस नजरिए से देखते हैं। लेकिन जिस तरीके का बजट निर्मला सीतारमण ने इस बार पेश किया है, वो बजट जाहिर तौर पर जो है खुद भाजपाइयों के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हित में है, अहित में है, अच्छा है, बुरा है। वो उस पर प्रतिक्रिया देने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है यकीनन तौर पर कि आखिर क्या बेहतर हुआ है और क्या बुरा हुआ है। तो ये इस बात को लेकर यही वजह है कि प्रधानमंत्री बजट पर बोलेंगे, बजट की बारीकियों को समझाएंगे, उसकी मंशा को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे हमने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए इस बजट को आगे पेश किया है, किस तरीके से आगे का युग जो डिजिटलाइजेशन का हो रहा है वो कैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा, इसको लेकर के भी एक भविष्य के भारत की तस्वीर ये बजट दिखाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे अतरौली में जनसभा करते हुए नजर आएंगे अमित शाह, और जिसके बाद में दोपहर 1 बजे बदायूं के सहसवान में अमित शाह की एक जनसभा है और दोपहर 2:30 बजे बदायूं में जनसभा भी करेंगे अमित शाह। तो बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं लगातार। अमित शाह 4:30 बजे बदायूं में डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे अतरौली में जनसभा करेंगे अमित शाह।
तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और इसके लिए सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरी हुई हैं और सभी पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यूपी में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे अतरौली में जनसभा को संबोधित भी करेंगे आज अमित शाह। और साथ ही जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दोपहर 1 बजे बदायूं के सहसवान में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र और इस घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस होने की उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आती है। रोजगार सृजन, महिलाओं के लिए रोजगार, राष्ट्रवाद की हो सकती है बात। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और इस दौरान जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इस घोषणा पत्र में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस हो सकता है, रोजगार सृजन हो इस पर फोकस हो सकता है, महिलाओं के लिए रोजगार पर फोकस हो सकता है, राष्ट्रवाद की भी बात कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र में हो सकती है। हालांकि इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ इंक्लूड करती है ये तो खैर 5 तारीख के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, यानी कि 5 दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ लोक लुभावन वादे होंगे, क्या कुछ दावे होंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी उत्तर प्रदेश के लिए। और घोषणा पत्र में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो किसानों की आय को दोगुनी करने पर फोकस हो सकता है, महिलाओं के लिए रोजगार, रोजगार सृजन हो, राष्ट्रवाद की भी बात कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र में की जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि और क्या कुछ खास भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में होता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी और इसके लिए इंतजार करना होगा 5 फरवरी का, क्योंकि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। क्या कुछ लोक लुभावन वादे भारतीय जनता पार्टी इस बार करने जा रही है चुनावों में, तो ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से और पार्टियों ने वादे किए हैं, क्या उसी तरीके के वादे किए जाते हैं या कुछ उससे अलग वादे होते हैं, किस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश होगी, युवाओं को साधने की कोशिश होगी, किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, और वहीं किसान जो काफी नाराज थे कृषि कानून को लेकर, उनको किस तरीके से साधा जाएगा, तो ये वाकई देखने वाली बात होगी। और 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी अपना ये घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, क्या कुछ नजर आ सकता है इस घोषणा पत्र में, क्या कुछ वादे किए जा सकते हैं बीजेपी के द्वारा? जी हाँ, देखिए आपको बता दूं 5 फरवरी को केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसके साथ साथ सीएम योगी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, इनके साथ सीएम योगी रहेंगे और 5 तारीख को घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से 2017 का जो घोषणा पत्र जिसमें युवाओं के साथ युवाओं को तवज्जो दी गई थी, किसानों के आय दोगुनी को लेकर किया गया था और साथ ही साथ जो वादे किए गए थे उसको जिस तरह निभाया गया है वो भी इसमें जरूर दिखाया जाएगा। माना जा रहा है कि किस तरीके से जो किसानों को लेके एक परसेप्शन बना हुआ था, किसानों की एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती थी, उसको लेके कोई ना कोई घोषणा पत्र में जरूर हो सकता है। जैसे कि चाहे गन्ना के रेट के लेके हो, गन्ना के जो एमएसपी है उसको लेके हो, चाहे उनकी आय को दुगनी करने के साथ हो, साथ ही साथ आपको बता दूं कि रोजगार को लेके जरूर कुछ ना कुछ इसमें होगा युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं को तर्ज देने के लिए जरूर किया जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी लैपटॉप माफ करेगा जिस तरीके से टैबलेट्स और स्मार्टफोन को वितरित किया था, उसके बाद अब जिस तरीके से क्या उनके लिए और रहेगी ये
देखने वाली बात रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें जो नए MSME का जो सबसे बड़ा रोल रहा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में, उस तरह से बनाया गया था। किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू की गई थी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, उसको यूपी में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया गया था। तो उसका भी ज़रूर बहुत ज़्यादा जिक्र इसमें रहेगा। किसान, रोजगार और युवाओं को लेके बहुत ज़्यादा इसमें आ सकता है इस घोषणा पत्र में, और बहुत अहम रहेगा कि किस तरीके से अपना 2022 के चुनाव को, अपनी जो घोषणाएं, अपने जो वादे हैं जो जनता के द्वारा किए जाएंगे, जनता के लिए किया जाएगा, उसमें इन 30 पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये 3 प्रमुख इसमें रहने की रहेगी भी। जी मनीष, अगर देखा जाए तो बाकी पार्टियों की तरफ से भी तमाम वादे किए गए हैं, तो ऐसे में कितना खरा उतर पाएगा, कितना कंपटीशन दे पाएगी बीजेपी? देखिए, तमाम वादे किए गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। जिसमें भी हमने देखा था युवाओं को लेके, साथ ही साथ जो घरेलू बिजली को लेके था 320 यूनिट फ्री वाला, उसका भी किया गया था। हालांकि इसमें फ्री यूनिट्स का नहीं रहेगा, सस्ती बिजली दर आ सकती हैं। किस तरीके से चुनाव के पहले ही हमने देखा था, जो पंप्स थे, जो किसानों के लिए वहाँ पे यूनिट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो ट्यूबवेल्स में होती है, उसमें हमने देखा था किस तरह से 50% का छूट पहले दे रखी है। तो ज़रूर इसमें बिजली को लेके जो दरें हैं उनको लेके जिक्र ज़रूर होगा। साथ ही युवाओं के लिए जो काम किया है उसका जिक्र होगा। जो नए जो युवा हैं, जो ग्रेजुएशन और जो इंटर हाई स्कूल में हैं, उनको लेके इसमें तरजीह दी जाएगी। किसानों को लेके बहुत ज़्यादा इसमें दिया जाएगा। गन्ना मूल्य का जिक्र ज़रूर इसमें होगा। सिंचाई को लेके इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र होगा। और जो लाइट की बात हम कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र ज़रूर होगा। पर जो फ्री यूनिट्स की बात है, देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हालांकि इसको हमेशा से नकारती रही है कि फ्री यूनिट्स दिया नहीं जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी इस पर कर चुकी है, तो क्या ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई जनता के साथ अपना घोषणा पत्र में संकल्प ले सकती है भारतीय जनता पार्टी की, किससे कैसे रियायत दी जाएगी? क्योंकि अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर, जिससे कि विपक्षी पार्टियों ने कर रखा है। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो लैपटॉप बांटने की बात कर रखी है, रोजगार की बात कर रखी है। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने यहाँ पे रोजगार देने का काम किया, करीब 4.5 लाख रोजगार का वादा किया था, उन्होंने वो भी पूरा किया है। ये टैबलेट्स और स्मार्टफोन उन्होंने अहम चुनाव से पहले बांटे, तो अपने वादों का जिक्र भी होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो रोड मैप है, जो एक्सप्रेसवेज का जो जाल है, उसका जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल, वाकई मनीष, कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस बार क्या किन चीजों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में करती है, और जो वादे बीजेपी पूरे कर चुकी है, क्या उनका जिक्र इस बार होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके लिए इंतजार करना होगा हमें 5 फरवरी का। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है प्रत्याशियों की नई सूची। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया है, तो वहीं बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। लखनऊ कैंट से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट करके ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा पूर्व ईडी संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। मोहनलालगंज से अमरेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। और सबसे खास बात कि लखनऊ से जहां पर सारा पेच फंसा हुआ था, उन नामों का भी अब ऐलान कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मंदिर पहुंचे हैं। नामांकन करने से पहले वो मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। मंत्री ब्रजेश पाठक दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे ब्रजेश पाठक। लखनऊ कैंट से नामांकन करने जाएंगे आज, और नामांकन करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए और दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। और इसी के साथ बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और मथुरा दौरे पर रहने वाले हैं। सार्वजनिक सभाएं और जनसंपर्क करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज करीब 12:10 पर बुलंदशहर के गुलावटी में सभा को संबोधित करेंगे और 1:25 पर मथुरा में
छाता में सभा को संबोधित करेंगे। कृष्णनगरी में भी डोर टू डोर प्रचार करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज बुलंदशहर और मथुरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दें, कृष्णनगरी में डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन शर्मा मथुरा से जुड़ गए हैं और अशोक कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आना चाहूंगी, कितने बजे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब वो बुलंदशहर के गुलावटी पहुंचेंगे? बिल्कुल कृतिका, आपको बता दूं बुलंदशहर के गुलावटी में रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 बजे टाइम बताया गया है और संगठन के पदाधिकारी मौके हैं और लक्ष्मी जो सिकंदराबाद से जो प्रत्याशी बनाए हैं उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा सांसद का गढ़ है सुरेंद्र नागर का और लक्ष्मी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अंतुल तेवतिया का भी गढ़ माना जाता है गुलावटी। जाट लैंड का यह जहाँ पर जनसभा होगी जाट लैंड माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जाट वोटर बहुत ज्यादा है, जो कि किसान आंदोलन को लेकर भी बात की जा रही कि जाट मनाने के लेकर तमाम वादे किए जाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज मुख्यमंत्री करीबन 12 बजे गुलावटी के रामलीला मैदान से जनता को संबोधित करेंगे और जाट किसानों को बुलाया गया है इस जनसभा में सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको मनाना बहुत ज्यादा है क्योंकि तमाम सियासत इर्द गिर्द जो रही है किसानों के पीछे घूम रही है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद बुलंदशहर भी है। बुलंदशहर के तमाम कार्यकर्ताओं किसानों ने आंदोलन में भाग लिया था। गुलावटी के सबसे ज्यादा किसान बताए जा रहे हैं जहां पर यह जनसभा होगी और बड़ी साख रखी गई क्योंकि एक राज्यसभा सांसद की साख है, वो जिला पंचायत सदस्य की अध्यक्ष की साख है क्योंकि अंतुल तेवतिया के गढ़ में जनसभा होगी और भीड़ को किसानों को बुलाया गया, कार्यकर्ता को बुलाया गया और वहीं लक्ष्मी रात जो प्रत्याशी सिकंदराबाद से बनाए गए हैं उनके पक्ष जनसभा संबोधित करेंगे। 12 बजे पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है, हालांकि 12 बजे की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी चलिए अशोक, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जान कर लेंगे। इस वक्त मथुरा से हमारे संवाददाता गगन पंडित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गगन, मथुरा में क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और कितने बजे वो वहां पर पहुंचेंगे? बता दूं आपको क्षेत्र पहुंचेंगे। छाता विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है वो चौधरी लक्ष्मी नारायण पूर्व में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और छाता विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने के बाद जो है वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद डोर टू डोर कार्यक्रम करेंगे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ छाता के बाद गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन जो प्रत्याशी है ठाकुर वेश्याम सिंह, उनके पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर वोट मांगेंगे। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी मैदान में कमर कस चुकी है और जगह जगह जाकर जो बड़े नेता हैं, जिसका प्रचारक है, तो जगह जगह जाकर अलग अलग विधानसभा में जाकर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो जनता है वो उनके प्रत्याशियों को वोट करे। उसी के बाद जो है मथुरा जो श्रीकांत शर्मा यहाँ से प्रत्याशी है मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से शाम को 5 बजे पीएन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित करेंगे और श्रीकांत शर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। जी, अगर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के वहां की जनता में कितना उत्साह है कृष्णनगरी के अंदर? देखिए कृतिका, आपको बता दें हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा दौरा रहा था। अमित शाह के दौरान जो है लोगों में एक अलग उमंग थी। उसी के चलते कर बताते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो आज मथुरा दौरा है उसकी एक अलग भूमिका, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में एक आइकॉन रहे हैं। उन्हीं के चलते जनता में भी एक अलग जोश है। क्योंकि आपको बताते हैं जिस तरीके से मतदान 10 फरवरी को छाता विधानसभा प्रत्याशी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उसके साथ हॉट सीट मथुरा वृंदावन सीट जो हॉट सीट मानी जाती है वहां पे श्रीकांत शर्मा प्रत्याशी हैं जो भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं। उनके पक्ष में लगातार जो है बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का अपील कर रहे हैं। उसके चलते जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे और गोवर्धन, छाता और मथुरा में जनसभा करेंगे और डोर टू डोर मतदान करने की अपील करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सुपर कॉप से नेता बनने जा रहे राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले उन्होंने अपनी मां और भाई का आशीर्वाद लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर थे। राजेश्वर सिंह की वीआरएस मंजूरी के 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से उनको
प्रत्याशी बना दिया है। और वही खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब शामली की, जहां शामली के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जनसंपर्क करते हुए आज नजर आएंगे। 12:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी अखिलेश और जयंत चौधरी की। गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के कुल्ली जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। शामली से जनसंपर्क करते हुए बड़ौत जाएंगे और गाजियाबाद में भी प्रचार करेंगे। आज अखिलेश यादव आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव लोनी में सपा प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट मांगेंगे और शाम 6 बजे लोनी में जनसंपर्क भी करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज लोनी में सपा प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। और साथ ही आज शामली दौरे पर भी रहेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, और जहां पे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां पर कांग्रेस महासचिव आज घोषणा पत्र जारी करेंगी। उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र के नाम से ये घोषणा पत्र होगा और प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित करती हुई आज प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आने वाली हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस महासचिव आज उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपना दल एस ने एक और प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन में है अपना दल एस। बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी के साथ गठबंधन में है अपना दल। अपना दल एस ने एक और प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब झांसी की, जहां पर प्रचार करने गए भारतीय जनता पार्टी के नेता को विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे के साथ गाली गलौज की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी इस वक्त काफी वायरल हो गया है। मडौरा खुर्द गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने प्रचार कर रहे समर्थकों को खदेड़ दिया है गांव से। और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आ गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मडौरा खुर्द गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब बुलंदशहर की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा का जमकर विरोध किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद भाजपा के सिकंदराबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी लक्ष्मीराज के लिए वोट मांगने गए थे, जहां ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया और सांसद से कहा कि गांव से 5 वोट भी नहीं मिलेंगे, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें सांसद महेश शर्मा और बीजेपी नेताओं के विरोध करने के साथ ही वापस जाओ के नारे भी ग्रामीण लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में काले झंडे दिखाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री का विरोध करते ग्रामीण नजर आ रहे हैं। ठीक है कोई बात ना, आओ जाओ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रतापगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन पर यह केस दर्ज किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ जुटाने पर केस दर्ज किया गया है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में राजा भैया पर अभद्र टिप्पणी की थी और वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर प्रशासन ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह, धन्यवाद। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे।
आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।